See, this is the last part of the lesson Forest Society and Colonialism. ये वीडियो का लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट है, पार्ट 6. ओके, इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस इन जावा. बाकी जगहों पर हम लोगों ने देखा. एट द सेम टाइम टुडे वी विल सी कि जावा में उस समय क्या हो रहा था, फॉरेस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन. सी, जावा इज़ नाउ फेमस. अभी जावा किस लिए फेमस है? जावा इज़ नाउ फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड. किस रूप में फेमस है? राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड के रूप में. ओके, कहाँ पे? इंडोनेशिया का. ओके, कहाँ का? इंडोनेशिया में है. बट वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज कवर्ड मोस्टली विथ फॉरेस्ट. लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन नहीं होता था. ये पूरा एरिया जो था वो किस चीज़ से कवर था? फॉरेस्ट से. द कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया वर द डच. उस समय इंडोनेशिया का कॉलोनियल पावर कौन था? डच. हमारे यहाँ भारत में उस समय कौन था? ब्रिटिश. और वहाँ पे डच थे. And as we will see, there were many similarities in the laws for forest control in Indonesia and India. और अभी जब इस पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि भारत में जो फॉरेस्ट लॉ था और इंडोनेशिया में जो था उसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ थी. जावा इन इंडोनेशिया इज़ वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट. इंडोनेशिया में जो जावा है वहाँ पे डच ने शुरू किया था क्या? फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन द सेम वे एज ब्रिटिशर्स डिड इन इंडिया. जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था. और ऑब्वियसली देखो, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या? यानी कोई भी जैसे डच हों या ब्रिटिशर्स हों, ये क्या कर रहे थे? मतलब ये अपने फ़ायदे के लिए फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर रहे थे. अंडरस्टूड? अपने हिसाब से नेचुरल फॉरेस्ट को हटाना और उन फॉरेस्ट को और उन ट्रीज़ को लगाना जिससे उनकी नीड को सेटिस्फाई किया जा सकता था. देखो, लाइक द ब्रिटिश दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा. ब्रिटिश की तरह वो भी क्या चाहते थे? दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप्स बनाने के लिए. In 1600, the population of Java was an estimated 3.4 million. 1600 की बात है. उस समय जावा का पॉपुलेशन कितना था? द पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पीपल. पॉपुलेशन ऑफ जावा वॉज एन एस्टिमेटेड, मतलब ये एस्टिमेट किया जाता है कि कितना था? 3.4 मिलियन. देयर वर मेनी विलेजेस इन द फर्टाइल प्लेन्स. वहाँ बहुत सारे गाँव थे. देखो, फर्टाइल प्लेन किसको रेफ़र किया जा रहा है? जावा की ज़मीन को. बट देयर वर ऑल्सो मैनी कम्युनिटीज़ लिविंग इन द माउंटेन्स. लेकिन बहुत सारे कम्युनिटीज़ थे जो कहाँ पे रहते थे? माउंटेन्स पे एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन. और वो क्या प्रैक्टिस करते थे? कौन सी खेती करते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन. दैट इज़ कॉल्ड झूम खेती ऑल्सो. ठीक है, और ये सेम चीज़ इंडिया में भी हो रहा था. अब आते हैं, नाउ वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट द कलंग्स ऑफ जावा. हम लोग अब पढ़ेंगे कलंग्स ऑफ जावा. हु वर कलंग्स? तो कलंग्स में थे द वुड कटर्स ऑफ जावा. इसमें देखो हेडिंग, सब हेडिंग इसका क्या है? द वुड कटर्स. वुड कटर्स किसको बोलते हैं? पेड़ को काटने वाले. यहाँ लकड़ी काटना नहीं, पेड़ को काटने वाले. सी, द कलंग्स ऑफ जावा. MCQ में अगर तो आपका रहे कि कलंग्स कहाँ से बिलोंग करते थे, तो जावा. द कलंग्स ऑफ जावा वर अ कम्युनिटी. और एक चीज़ जान लो, कलंग्स क्या था? एक कम्युनिटी था ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स. वो जंगल को काटते थे. मतलब इस काम में वो काफ़ी परफेक्ट है. स्किल्ड कहाँ ही जा रहा है? एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स. द कलंग्स ऑफ जावा वर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स. दे वर सो वैल्यूएबल दैट इन 1755, वो इतने वैल्यूएबल थे, इतना इम्पॉर्टेंस रखते थे कि जानते हो 1755 में व्हेन द मातरम किंगडम ऑफ जावा स्प्लिट, जब मातरम किंगडम स्प्लिट हुआ, ठीक है, जावा में, तो वहाँ पे डिवीज़न हुआ. इक्वली दे हैव बीन डिवाइडेड. 6000 कलंग्स फैमिलीज वर इक्वली डिवाइडेड
बिटवीन द टू किंगडम्स। मातरम किंगडम का जब डिवीज़न हुआ तो 6000 कलंग्स फैमिलीज थे, तो 300 एक किंगडम को मिला और 300 दूसरे को। क्यों ऐसा था? देखो, उस समय फॉरेस्ट तो कटिंग हो ही रही थी, तो विदाउट देयर एक्सपर्टीज़, उनके जो अंदर की जो उनकी जो क्वालिटी थी, जो स्किल थी, विदाउट देयर एक्सपर्टीज़, और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दे वर skilled forest cutters. So who were Kalangs? Kalangs was the community of skilled forest cutters. So without their expertise, it would have been difficult. ये काफ़ी मुश्किल होता है. It would have been difficult to harvest teak and for the kings to build their palaces. क्यों इक्वली डिवाइड किया गया? क्योंकि उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था. It would have been difficult. मुश्किल होती क्या करना? टीक को हार्वेस्ट करना एंड फॉर द किंग्स टू बिल्ड देयर पैलेसेस। When the Dutch began to gain control over the forests in the 18th centuries, जब डच ने शुरू किया, when the Dutch began to gain control over the forest, जब डच ने शुरू किया कंट्रोल लेना किस पे? ओवर द फॉरेस्ट इन द 18th सेंचुरी, कंट्रोल करने लगे। क्योंकि देखो, डच इम्पीरियल पावर थी, जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे। दे ट्राइड टू मेक द कलंग्स वर्क अंडर देम, तो उन लोगों ने कोशिश की, जब डच वहाँ पे आए तो उन लोगों की पूरी कोशिश थी कि कलंग्स को वो अपने अंदर काम करवाए, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेस्ट तो कट रहे थे। Like Britishers, they also started cutting natural forest and started plantation of those trees which were required for their shipbuildings or to maintain their colonial power. In 1770, the Kalangs resisted by attacking a Dutch fort at Joanna. लेकिन कलंग्स ने 1770 में कलंग्स रेसिस्टेड को रोका गया बाय अटैकिंग अ डच फोर्ट एट जोआना, बट द अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड। कलंग ने जब अटैक किया डच पे, तो लेकिन इस अपराइजिंग को, इस रिवॉल्ट को क्या कर दिया गया? सप्रेस्ड कर दिया गया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। जैसे हमारे इंडिया में था कि ब्रिटिश ने शुरू की थी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, किसको कहते थे? दैट वॉज नॉट एट ऑल साइंटिफिक। वही चीज़ इन लोगों ने भी कहा, जब ये जावा में गए तो इन लोगों ने कहा कि इनका जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, डच ने कहा, वो क्या चीज़ है? साइंटिफिक है। इन द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरीज़ में व्हेन इट बिकेम इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल टेरिटरी एंड नॉट जस्ट पीपल, 19th सेंचुरीज़ में क्या हुआ कि ये ज़रूरी हो गया कि सिर्फ टेरिटरी को ही कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि द डच इनैक्टेड फॉरेस्ट लॉज इन जावा। जब उनको ये लग गया कि 19th सेंचुरी में व्हेन इट बिकेम इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल टेरिटरी, कि टेरिटरी को कंट्रोल करना है एंड नॉट जस्ट पीपल, सिर्फ लोगों को ही कंट्रोल नहीं करना है, वहाँ का जो रीजन है, वहाँ का जो क्षेत्र है, टेरिटरी मतलब वहाँ का जो एरिया है, उसको भी कंट्रोल करना है। तो उस समय ने डच ने क्या किया? इसके लिए इनैक्टेड क्या लाया? फॉरेस्ट लॉज इन जावा। और उस फॉरेस्ट लॉ में क्या किया गया था? रेस्ट्रिक्टिंग विलेजर्स एक्सेस टू फॉरेस्ट। जब डच वहाँ पे फॉरेस्ट लाए तो फॉरेस्ट लॉ लाए तो उन्होंने उसमें लॉ में ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि जो विलेजर्स होंगे उनकी पहुँच नहीं होगी, मतलब वो जंगल में नहीं जा सकते हैं। दे कुड नॉट कट ट्रीज फॉर देयर व्हाट डेली यूजेस। Now wood could only be cut for specific purposes like making river boats or constructing houses, and not only from a specific forest under close supervision, and only from not only नहीं and only from a specific forest। अब देखो इन लोगों ने क्या किया? फॉरेस्ट लॉ आने के बाद क्या हो गया? अब क्या था? wood could only be cut, लकड़ी सिर्फ किस लिए काटे जा सकते थे? कट फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पसेस लाइक मेकिंग रिवर बोट्स और कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए, एंड ओनली फ्रॉम ए स्पेसिफिक फॉरेस्ट, किसी खास जंगल से ही, अंडर क्लोज सुपरविजन, कोई उनको देखता। विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल, विलेजर्स को क्या किया जाने लगा? पनिश्ड किया जाने लगा। किस लिए? फॉर ग्रेजिंग कैटल इन यंग स्टैंड्स, ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट अ परमिट, मतलब आप लकड़ी भी नहीं ले जा सकते थे बिना परमिट का, और ट्रैवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड्स विथ हॉर्स कार्ट और कैटल, या फिर क्या करना?
ये ट्रैवल भी नहीं करना था, ट्रैवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड विथ हॉर्स कार्ट्स और कैटल्स, ठीक है। तो एक तरह से तुम बोल सकते हो कि फॉरेस्ट लॉ चाहे वो इंडिया में लाए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा या फिर इंडोनेशिया में लाए गए, उसका पर्पस सिर्फ ये था कि फॉरेस्ट को किसके एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करना, जो विलेजर्स का था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोकना और सिर्फ वो काम करना और उन पेड़ों को लगाना, प्लांटेशन करना जो उनके कॉलोनियल पावर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी थी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एज इन इंडिया द द नीड टू मैनेज फॉरेस्ट, ज़रूरत जो थी, द नीड टू मैनेज फॉरेस्ट फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवेज लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट सर्विसेज। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जिस तरह से हम लोगों ने पहले के वीडियो में देखा कि इंडिया में जो फॉरेस्ट का मैनेजमेंट था किस लिए किया गया, देखो यहाँ पे है, एज इन इंडिया द नीड टू मैनेज फॉरेस्ट फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवेज लेड टू द, किस चीज़ की तरफ लेड किया, लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉरेस्ट सर्विस, किस तरफ के लिए गया, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट सर्विस, इसी के कारण था। देखो फॉरेस्ट सर्विस आई, फॉरेस्ट एक्ट आया, कुछ भी आया सर, उसका पर्पस सिर्फ ये था कि उनकी ज़रूरत को पूरा करना था। देखो शिप बिल्डिंग एंड रेलवेज, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ in 1882 2,80,000 sleepers were exported from जावा अलोन, जावा से पता है कितने स्लीपर्स को एक्सपोर्ट किया गया, 2,80,000। इसका एक आइडिया ले लो, एक नॉर्मल जो पेट की साइज़ थी उससे 3 या 4 स्लीपर्स बनते थे। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितने पेड़ कटे होंगे, ओके। were exported from Java alone. However, all this required labor to cut the tree. लेकिन इन सब चीज़ के लिए क्या चाहिए थी, अब उतने लार्ज स्केल पे ट्रीज़ कटेंगे तो उसके लिए जो लेबर चाहिए था वो भी तो एक्सपोर्ट होना चाहिए था, कलंक थे। ट्रांसपोर्ट द लॉग्स, फिर पेड़ को काटने के बाद लॉग को भेजना भी था, एंड प्रिपेयर द स्लीपर्स। द डच फर्स्ट इम्पोज्ड रेंट्स ऑन लैंड बिंग कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट। अब देखो इसके लिए उन्होंने क्या किया, डच ने, और याद रखना डच जैसे ही वर्ड आएगा इट इज़ रिलेटेड टू जावा, जावा इज़ इन इंडोनेशिया। द डच फर्स्ट इम्पोज्ड रेंट, पहले वो रेंट लगाने लगे ऑन लैंड बिंग कल्टिवेटेड, जिस पर खेती की जाती थी, एंड देन एग्जेम्प्टेड सम विलेजेस फ्रॉम दिस रेंट्स। उसके बाद कुछ गांव को क्या किया, एग्जेम्प्ट किया, ठीक है। exempted some villages from these rents if they worked collectively to provide free labor। अगर वो क्या करते, exempt कर दिया और कहा कि आप कलेक्टिवली काम करो, टू प्रोवाइड फ्री लेबर एंड बफेलोज फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर। यानी डच का कहना था, पहले तो उन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया, फिर कुछ विलेजर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया कि चलो तुम लोगों को टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन ये कंडीशन कब का था, अगर वो एक साथ काम करेंगे, फ्री लेबर देंगे, फ्री लेबर में जंगल को काटने में और ट्रांसपोर्ट करने में। दिस वाज नोन एज द ब्लैंडोंग डिंस्टिन सिस्टम, ठीक है, इसको ब्रेक करके पढ़ना, ब्लैंडोंग डिंस्टिन सिस्टम, ये सिस्टम कहा जाता था। लैटर इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जाम्पशन, लेकिन बाद में क्या हुआ, पहले तो डच ने कहा कि अगर तुम लेबर दोगे, ये फॉरेस्ट आप कट कीजिएगा, उसको ट्रांसपोर्ट करोगे तो जो कल्टीवेशन होगा उस पर रेंट नहीं लेंगे, लेकिन बाद में वो टैक्स तो लेने लगी सरकार, मतलब वो जो डच थे, और इन लोगों को उस काम के बदले में क्या होता था, फॉरेस्ट विलेजर्स वर गिवन स्मॉल वेजेस बट द राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वॉज रेस्ट्रिक्टेड। वेजेस तो देने लगा, लेकिन उनका जो अधिकार था, पहले देखो अपनी ही ज़मीन थी, अपना जंगल था, लेकिन उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। नाउ वी विल रीड अबाउट सामीन्स चैलेंज। सी सामीन्स चैलेंज अराउंड 1890 सुरोंतिको सामिन ऑफ रैंडू ब्लैतुंग विलेज, ठीक है, रैंडू ब्लैतुंग विलेज के थे कौन, सुरंतुको सामीन, अटिक फॉरेस्ट विलेज। और ये जो गांव जो था रैंडू ब्लातुंग विलेज जो था, यहाँ पर ये क्या था, कैसा गांव था, यहाँ टिक फॉरेस्ट था,
began questioning state ownership of the forest. जो सामिन थे वो कहने लगे कि ये लोगों का कैसे राइट हो गया भाई जंगल पे. ही आर्ग्यूड दैट, उन्होंने ये आर्ग्यू किया दैट द स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड. उनका कहना था कि स्टेट ने क्रिएट नहीं किया है विंड को, वाटर को, अर्थ को, वुड को. सो इट कुड नॉट ओन इट, इसलिए इसका कोई मालिक, वो स्टेट मालिक नहीं हो सकता है. सून, जल्दी ही, अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट डेवलप, एक सब्सट्रैक्टर मूवमेंट शुरू हो गया. अमंग्स दोज हु हेल्प्ड ऑर्गेनाइज इट, तो जिन लोगों ने इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया उसमें कौन थे? सामिन्स सन इन लॉस, शामीन के सन इन लॉ. बाय 1907 3000 फैमिलीज वर फॉलोइंग हिज आइडियाज़. 1907 तक 3000 फैमिलीज उनके फॉलोवर बन गए, यानी वो जो बोलते थे उनको ये लोग मानते थे. सम ऑफ द सामनिस्ट्स, और देखो सामनिस्ट, हु वर कॉल्ड सामनिस्ट, people who just follow the idea of सुरंतिको शामिन were known as सामिनिस्ट. उन्होंने प्रोटेस्ट किया by lying down on their land, अपनी ज़मीनों पर लेट के. when the Dutch came to survey it, ठीक है, जब डच लोग सर्वे करने आए. while others refused, जबकि बाकी लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया to pay taxes और फाइन्स और परफॉर्म्स लेबर. कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम ना तो हम लोग टैक्स देंगे और ना ही काम करेंगे. ओके, सी यहाँ पर आप करिए मोस्ट ऑफ इंडोनेशियाज फॉरेस्ट. देखो यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ इंडोनेशियाज फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन आइलैंड लाइक सुमात्रा, कालीमंतन एंड वेस्ट एरियन. हावर जावा इज़ वेयर द डच बिगेन देयर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, लेकिन जावा ही वो जगह पे है जहाँ पर डच ने क्या शुरू किया? फॉरेस्ट, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. द आइलैंड विच इज़ नाउ फेमस फॉर राइस प्रोडक्शन वॉज ओनली रिच, वॉज वंस रिचली कवर्ड विथ टिक. और दैट्स वाई डच ने वहाँ पे क्या किया? वहाँ पे अपनी कॉलोनी बसाई. तो क्योंकि देखो टिक फॉरेस्ट की बहुत डिमांड थी इम्पीरियल पार्क को मेंटेन करने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए. ये देखो, ये जो हमारा सब टाइटल है इसमें हम लोग पढ़ेंगे वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन. जो ये सारी सिनेरियो चल रही थी और तो उसमें क्या था, ऑब्वियसली लोगों के बीच में अब धीरे धीरे क्या चीज़ होगा, धीरे धीरे रिवोल्ट की टेंडेंसी आने लगी. सी तो लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन, हाउ दे आर रिलेटेड. War refers to what? First World War and Second World War. ओके, तो इसमें तुम ये पढ़ोगे कि इन दोनों वॉर का फॉरेस्ट पे क्या असर पड़ा. सी, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट. कह रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा फॉरेस्ट्स पे. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये इम्पैक्ट क्या था. In India, working plants were abandoned at this time. उस समय जो working plants थे उसको क्या किया गया? Abandon कर दिया गया. And the forest department cut trees and forest यहाँ पर trees है sorry. And the forest department cut trees freely to meet British war needs. Mind it, जो forest ये first world war हुआ 1914 में, 1914 to 1918 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945. एंड प्लीज़ कीप इट इन माइंड दैट यहाँ पर जब भी कहेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या कोई भी सरकार को रेफ़र करेगा, इट मीन्स ब्रिटिशर्स. अब देखो, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो थी कट ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड्स. ऑब्वियसली देखो शिप से ही भेजा जाता था ट्रूप्स को या कोई भी चीज़ को. रेलवेज़ का, रेलवेज़ में ऑब्वियसली रेलवे लाइन्स का ट्रैक का एक्सटेंशन किया गया, तो उसके लिए स्लीपर्स चाहिए थे. स्लीपर्स के लिए उस समय क्या होते थे, लकड़ियों से बनते थे, तो पेड़ को तो कटना था. इन जावा जस्ट बिफोर द जापानीज़ ऑक्युपाइड द रीजन. जावा में जब जापानीज़ ने क्या किया, जापानीज़ उसको हरा दिया. और उस ऑब्वियसली जापानीज ने जब डच को हराया तो उस रीजन को किसने ऑक्युपाई कर लिया, जापानीज़ ने. अब डच का वहाँ से ख़त्म होने वाला था, तो डच ने क्या किया, द डच फॉलोड ए स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी. व्हाट इट वाज, अ स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी.
उन लोगों ने इसमें क्या किया कि डिस्ट्रॉइंग शॉ मिल्स, जितने भी लकड़ी मिल होता है जहाँ पे लकड़ियाँ कटती थी, एंड बर्निंग ह्यूज पाइल्स ऑफ जॉइंट टिक लॉग्स, और क्या करने लगे, जलाने लगे ह्यूज पाइल्स ऑफ जॉइंट टिक लॉग्स, सो दैट दे वुड नॉट फॉल इनटू जापानीज़ हैंड्स, ताकि वह किसके हाथों में नहीं पड़े, जापानीज़ लोगों के हाथ में नहीं पड़े। The Japanese then exploited the forest recklessly. उसके बाद जापानीज़ ने क्या किया, फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। एक्सप्लॉइट यानी क्या करना, इनडिस्क्रिमिनेटली जंगल को काटने लगे, फॉरेस्ट को काटने लगे अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, फॉर देयर ओन वॉर इंडस्ट्रीज़, तब तक तो युद्ध चल ही रही थी। फोर्सिंग फॉरेस्ट विलेजर्स टू कट डाउन फॉरेस्ट, किस लिए, फॉरेस्ट को कट डाउन करने के लिए। Many villagers use this opportunity to expand cultivation। अब देखो इसमें एक चीज़ और देखेंगे, बहुत सारे विलेजर्स जो थे उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। कैसी अपॉर्चुनिटीज़, मैनी विलेजर्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड कल्टिवेशन, की खेत कल्टिवेशन बढ़ाएंगे इन द फॉरेस्ट, जंगल कटेंगे, ज़मीन साफ होगी तो वहाँ पर वो खेती करेंगे। After the war, it was difficult for the Indonesian Forest Service। युद्ध के बाद यह मुश्किल हो गया, it was difficult for the Indonesian Forest Service to get this land back। ठीक है, इस ज़मीन को वापस लेना, जब युद्ध ख़त्म हुआ तो देखो इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस यानी वहाँ की सरकार के लिए वो नहीं ले पाए उन ज़मीनों को जिस पर लोग कल्टिवेशन कर रहे थे। एज इन इंडिया, जिस तरह से इंडिया में पीपल्स नीड फॉर एग्रीकल्चरल लैंड हैज़ ब्रॉट देम इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स डिज़ायर टू कंट्रोल द लैंड एंड एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम इट। हियर इट इज़ बीइंग सेड कि आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद क्या हुआ, ये मुश्किल हो गई। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए मुश्किल हो गया कि उस ज़मीन को फिर से वो वापस ले पाती। ठीक उसी तरह से जैसे कि इंडिया में हुआ, लोगों की जो नीड थी किस चीज़ की, एग्रीकल्चरल लैंड को, हैज़ ब्रॉट देम इनटू कन्फ्लिक्ट विथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्योंकि देखो इंडिया में भी ऐसा हुआ, जब ब्रिटिश गए तो इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या चाहती थी, वो लोग ज़मीन को वापस नहीं ले पाए और इसके लिए कन्फ्लिक्ट भी हुआ। ठीक है, अब देखते हैं न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री। न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री में क्या क्या देखेंगे, देखो सिंस द 1980s से गवर्नमेंट्स अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका, गवर्नमेंट जो थी अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका हैव बिगन टू सी, ये लोग देखने लगे, समझने लगे दैट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ अवे फ्रॉम फॉरेस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मेनी कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, देखो 1980s के बाद जितने भी गवर्नमेंट्स थे, चाहे वो एशिया और अफ्रीका के हैं, दोनों कॉन्टिनेंट्स के, देखने लगे कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और मतलब फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ को फॉरेस्ट से दूर रखना, और उन्होंने जो कोशिश की है इसके कारण बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, बहुत सारे रिवोल्ट्स भी हुए। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स rather than collecting timber has become a more important goal। इसलिए क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाने लगा, यानी जुडिशियस यूज़ किया जाने लगा फॉरेस्ट का। कलेक्टिंग टिम्बर, तो ये ज़्यादा उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट गोल हो गया, ना कि टिम्बर को कलेक्ट करना। द गवर्नमेंट हैज़ रिकग्नाइज दैट इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल, गवर्नमेंट ने ये रिकग्नाइज़ किया इस गोल को पूरा करने के लिए द पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट। अब इसके लिए क्या था, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो लोग देखे कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उसने सोचा कि कंजर्वेशन करेंगे फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट को बचा के रखेंगे। ओके, मतलब जुडिशियस यूज़ करेंगे, और इसके लिए उन्होंने किसको चुना, द गवर्नमेंट हैज़ रिकग्नाइज दैट इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल, यानी इस कंजर्वेशन को पूरा करने के लिए द पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इन्वॉल्व, उनको इसमें शामिल करना होगा। इन मैनी केसेस अक्रॉस इंडिया, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम मिज़ोरम टू केरला, डेंस फॉरेस्ट हैव सर्वाइव्ड ओनली
बिकॉज विलेजेस प्रोटेक्टेड देम इन सैक्रेड ग्रोव्स। एक चीज़ को जानो, बहुत जगह फॉरेस्ट जो बचे हुए रह गए किसके कारण? बिकॉज विलेज प्रोटेक्टेड देम इन सैक्रेड ग्रोव्स, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? सरनाज, देवार, कुडू, कान, राय, इटिस। सम विलेजेस हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट। वो पेट्रोलिंग करते थे, यानी उसको देखते थे कि कोई पेड़ तो नहीं काट रहा है, ठीक है। विथ ईच हाउस होल्ड टेकिंग इट इन टर्न्स, और हर घर की विलेज में परिवार की बारी आती थी, ठीक है, पेट्रोलिंग के। इंस्टेड ऑफ लिविंग इट टू द फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड पर वो नहीं ट्रस्ट करते थे, खुद भी उसमें ये इन्वॉल्व रहते थे। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़, जो लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी, एंड एनवायरमेंटलिस्ट्स टुडे, आज जो हैं जो लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं और जो आज एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, जो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो हमें बताते हैं कि किन किन चीज़ों से एनवायरनमेंट को खतरा है और कैसे इसको प्रिजर्व करना है। टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। वो किस चीज़ के बारे में देखते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ओके, नाउ सी, अब आपका चलिए ये लेसन ओवर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर।